जय हिंद बच्चों। आज आपके सामने बजट प्रस्तुत हो चुका है और इससे पहले हमने आपको बजट की विषय में जो सामान्य जानकारी होती है, टेक्निकल टर्म होता है, वो आपसे डिस्कस किया। आज वो दिन आ गया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था क्या कि वो हेल्प करेगा आपको जब आप टेलीविजन पे आप उस न्यूज को सुनेंगे, बजट का जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है आज, तो आपको बहुत मजा आया होगा और आप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। चलिए, आज समय आ गया उस पर बात करने के लिए। देखिए, बात में एक बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हम टर्म इस्तेमाल किए थे उस समय टेक्निकली, ठीक है ना, अब उसके लिए हम कुछ जो आपको एक डाटा दिया गया है उसके विषय में जो बताया गया है उसको थोड़ा सा रख करके और आगे हम बात करते हैं। जानते होता क्या है कि जिस समय बजट के विषय में बताया जाता है, लोग बस इतनी ही सोचते हैं, हमको क्या मिला, उनको क्या मिला, क्या चीज महंगा हुआ, क्या चीज सस्ता हुआ। चलिए ठीक है, तो ये तो सबको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। बस सिंपल आदमी को बता दें क्या कि भाई आपको अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है अब सस्ता हो गया है, अच्छा लगेगा उसको। लेकिन विशेष रूप से इसमें जितने भी लोग हैं हर तरह से, यानी जो भी इस बजट का इस्तेमाल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी करना चाहें या एकेडमिक किसी कोर्स में इस्तेमाल करना चाहें कहीं भी, तो उसको भी ध्यान में रख करके आपको सुनना चाहिए। आप सुने होंगे। अब देखिए आगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट तीन तरह का हो जाता है और बजट में जिस कंपोनेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उस कंपोनेंट में मैंने बताया था कि उसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, यानी एस्टिमेटेड आपकी जो प्राप्ति, गवर्नमेंट की जो प्राप्ति होती है, यानी इनकम के जितने भी सोर्स होते हैं उनके माध्यम से गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, कब, 2025-26 में, और कितना खर्च करेगा, ये पूरा का विवरण आपके सामने आ चुका है। तो आज वित्त मंत्री महोदया ने बताया है कि आप यानी 2025-26 में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा, मतलब जो टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से, टैक्स में चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट यानी जीएसटी हो, उसके माध्यम से कितनी प्राप्ति होगी, तो 34.2 लाख करोड़ रुपीस प्राप्त होगा। देखिए आ गया आपके सामने। अब उसी टर्म में इसको हम रख देंगे। कैपिटल रिसिट्स यानी कैपिटल की प्राप्ति, तो अब कैपिटल के विषय में, रिसिट्स के विषय में हम लोग, यानी रेवेन्यू के विषय में हम लोग विषय जान चुके हैं। अब उसके सामने डाटा रखेंगे तो 2025-26 में जो आपको मिलेगा वो है 16.4 लाख करोड़ रुपीज। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की कुल प्राप्ति किसकी, आय की, 50.6 लाख करोड़ रुपीज मिलेगा 2025-26 में। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उसका होगा, जैसे उस समय मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, जैसे सैलरी वगैरह होता है गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की, उसके ऊपर अगर खर्च करना है या इंटरेस्ट के पेमेंट पर खर्च करना है, लोन का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर खर्च करना है, तो वो है आपका 39.4 लाख करोड़ रुपीज। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि प्लांट खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, इन सब के ऊपर आपको यानी गवर्नमेंट खर्च करेगा कितना, 15.5 लाख करोड़ रुपीज। तो कुल गवर्नमेंट जो 2025-26 में खर्च करेगा वो कितना है, 54.9। और फिर मैंने आपको बताया था क्या कि इस हिसाब से बजट तीन तरह का होता है। कैसे कि अगर ये दोनों यानी खर्च और प्राप्ति जब बराबर हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे बजट को। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड, अनुमानित, अधिक हो जाए किससे, टोटल रिसिट से, तो क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे।
ठीक है। और अगर टोटल रिसिट्स अधिक हो जाए किससे, टोटल एक्सपेंडिचर से, तो सरप्लस कहेंगे। और आप देख रहे हैं ये इस समय डेफिसिट में है। और जब डेफिसिट की हमने बात किया तो मैंने क्या कहा था कि डेफिसिट भी तीन तरह का होता है। रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट में हम लोग बात किए थे क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू रिसिट्स का। और यहां पर रेवेन्यू जो डेफिसिट है, ठीक है, वो आपका है 1.5% किसका, पूरा जीडीपी का। यानी जितना भी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा 2025-26 में इंडिया में, उसका 1.5% का रेवेन्यू डेफिसिट है, घाटा है। किसके थ्रू, रेवेन्यू, मतलब आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है देखिए अधिक है, ये अधिक है किससे, रेवेन्यू रिसीट से। और फिर 2025-26 में जो अनुमानित आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट की हम लोगों ने बात किया था उस समय, तो मैंने क्या कहा था कि जितना फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये अधिक होगा किससे, टोटल रिसीट से। बस उसमें से, रिसीट्स में से जो उधार लेगा गवर्नमेंट, यानी बारोइंग है, उसको बाहर कर देंगे, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट हमारे देश में जितनी भी जीडीपी होगा उसका 4.4% होगा। यहां हम रुकते हैं। इसका मतलब क्या कि मैंने कहा था आपसे कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बारोइंग के बराबर है। मतलब सरकार ने सोचा कि हम इतना खर्च करेंगे, और पहले मैंने बताया था कि हमेशा जो सरकार बजट बनाती है वो आम बजट की तुलना में थोड़ा अंतर होता है। सरकार का उद्देश्य होता है विकास करना, तो सरकार पहले सोचती है कि विकास के लिए हमें कहां कहां खर्च करना है, वो तय कर लेती है। उस हिसाब से तब सोचती है कि कहां कहां से हमें आय की प्राप्ति हो जाए ताकि हम उस खर्च को पूरा कर सके। इसलिए जब सरकार ने ऐसा सोचा तो खर्च अधिक हो गया, किससे, आय प्राप्ति से। तो ऐसे कंडीशन में वो कितना अधिक होगा, तो 4.4% किसका, जीडीपी का। तो उसके लिए उसको उधार लेना पड़ेगा, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट हमेशा उधार के, बारोइंग के बराबर होता है। भाई दूसरा तो कोई सोर्स है नहीं, जितना सोर्स है उससे सब कुछ उसने देख लिया। अब उसके पास एक ही उपाय बचा क्या, कि भाई उधार ले लें, कर्ज ले लें, चाहे वो घर में यानी देश में ले लें या देश के बाहर से ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस बार जो फिस्कल डेफिसिट मिला यानी होगा वो 4.4% होगा। फिर हमने आपको बताया था तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का हमने फार्मूला उस दिन आपको मैंने कल बताया था आपको, क्या कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का हटा देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। वास्तव में प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, 0.8% किसका, जीडीपी का। और जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या बताता है, ये बताता है कि वास्तव में कहीं से भी गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया है ना। यानी गवर्नमेंट के पास कर्ज का कितना भार है। कर्ज का भार क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, सूद होता है ना। तो सूद पर कितना पैसा खर्च करेगा भाई, तो 0.8% किसका, जीडीपी का। तो उसका रेफरेंस देकर के, यानी जो हमने बजट की टर्म की बातें की थी, आज देखिए पूरा उसी पर हमने इसको रख दिया। अब स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में कि बजट के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुआ है, कितना, और हमने कितना खर्च किया है या करेंगे, ये पूरी जानकारी हो गई। अब देखिए, अब एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर इन्हीं चीजों का, जब गवर्नमेंट पहले खर्च की बात सोचती है तो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रस्तुत करते समय उद्देश्य को ध्यान में रखती है। तो उन उद्देश्यों में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, विकास होता है, जन कल्याण होता है। और उसी सिलसिले में सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया। अरे भाई गवर्नमेंट तो आप ही का है, तो इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि वो अपने घर से कुछ दिया, जो आपके पास था उसी को आपको दिया। अब देखिए, तो ऐसे कंडीशन में इस साल, तो हर साल क्या करती है गवर्नमेंट, ये तय करती है
कि किन किन मदों पर हम खर्च करेंगे ताकि जन कल्याण पहले से अधिक बढ़े या देश का विकास अधिक हो जाए। जैसा कि आप प्रतिदिन न्यूज में सुनते हैं कि इस समय देश ये चाहता है कि 2047 में हमारा देश विकसित हो जाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहां कहां पर कितना खर्च करने की बात सोची है और उससे क्या लाभ होगा, हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे और यही बजट का मुख्य बात होगा। बाकी आपको डेटा तो कहीं से मिल जाएगा, लेकिन उन मुख्य बातों पर ध्यान दे करके पॉजिटिवली हम एक स्वतंत्र रूप में सोच सकते हैं कि वास्तव में देश विकास की तरफ जा रहा है कि नहीं। देखिए, तो बजट पेश करते समय जिन मुख्य बातों को ध्यान में दिया गया उसको कहा गया बजट का इंजन। अब बजट के इंजन में 4 बातों को इंजन बनाया गया, यानी विशेष ध्यान दिया गया इन क्षेत्रों पे, हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। लेकिन इस साल अपने आय का अधिकांश तक कहां खर्च किया गया, वह आपके 4 ऐसे पॉइंट है। पहला है एग्रीकल्चर, पहला इंजन सरकार का, मतलब सरकार चाहती है देश को आगे ले जाने के लिए उसमें से जितने भी आइटम है खर्च करने का, पहला उसने सोचा एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे सरकार ने जितना भी खर्च करने की बात कही है इस बजट में, उसमें से कुछ बातों का उदाहरण देकर के हम ये आपसे कहना चाहेंगे या आपसे हम बात करना चाहेंगे कि वास्तव में देश की विकास में जीडीपी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करेगा। अब देखिए, जैसे एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर ने गवर्नमेंट ने इस बार एक प्रोविजन किया है कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड जिसके थ्रू हमें लोन मिलता है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू, उसकी लिमिट पहले 3 लाख रुपया था, बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया। मतलब क्या, आप अपने काम के लिए, आप मतलब किसान अपने काम के लिए, कौन सा काम, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, है ना, पानी की व्यवस्था करने के लिए, इंसेक्टिसाइड की व्यवस्था करने के लिए, अब यदि पैसा कम पड़ रहा है तो बड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको गवर्नमेंट पैसा उधार दे रही है, आप उसका इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ना ही तो जीडीपी का बढ़ना है भाई। दूसरी एक बात देखिए, मैंने ये कहा था इससे कि गवर्नमेंट ये भी ध्यान देती है क्या, इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर, मैंने उद्देश्य बताया था आपको इससे पहले वाले क्लास में। अब गवर्नमेंट इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात, तो इस पर गवर्नमेंट ने 100 ऐसे जिले को निश्चय किया है, तय किया है कि देश में जितने भी और जिले हैं उसमें से 100 को अलग छांट लिया है जो कम विकसित हैं या पिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर विशेष पैकेज और विशेष योजना के तहत उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पैसा स्पेशल खर्च किया है। अब इससे देखिए क्या होगा, ये जो 100 जिले हैं बाकी जिलों से इनकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों कम है। इसका मतलब क्या कि प्रायः और जिले से ये गरीब हैं, तो इनके ऊपर विशेष ध्यान देगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, निश्चित तौर से जीडीपी भी बढ़ेगा और देश विकास की तरफ भी जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में समानता भी होगी। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर मैंने ये ऐसा मैं एक दो जो डाटा दिया बस इतना ही नहीं है, यानी इस एक दो डाटा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, ऐसे अभी बहुत से प्रोग्राम्स है, ऐसे इसमें बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स है एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आजकल जानते हैं कि पॉपुलेशन अधिक है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है, डोमेस्टिकली कंजम्पशन की व्यवस्था भी करनी है, जमीन तो उतनी है, यानी हमारे पास जो लैंड है वो उतना ही है, तो इसलिए उसमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। अब फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी तो अगर फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से खरीदेंगे, तो ऐसे में निश्चित तौर से भारत का फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा इस पर। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि इसका प्रोडक्शन अपने ही देश में अभी हो रहा है और करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बजट में आसाम में एक जगह है नामपुर, वहां पर एक यूरिया की अलग फैक्ट्री की व्यवस्था की है जो उसमें
प्रोडक्शन बढ़ेगा किसका, यूरिया का, तो यूरिया की जितनी डिमांड होगी वो यहां पूरा हो जाएगा। तो इसकी वजह से किसान आराम से सस्ते दामों पर कम पैसे में यूरिया खरीद लेंगे और इससे इनकी जो फसल की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। इस तरह से तमाम और भी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस बात का इसमें ध्यान दिया गया है। दूसरा जो इंजन है इस गवर्नमेंट बजट का वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं इसको, यानी सबसे छोटा इंडस्ट्री, उससे थोड़ा सा बड़ा स्मॉल, उससे और थोड़ा बड़ा मीडियम, बहुत बड़ा नहीं, नहीं तो लार्ज स्केल हो जाएगा। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि इसका भी विकास करना है। अब देखिए, इसके विकास में इस बार गवर्नमेंट ने जितनी भी बजट खर्च की है उसमें से अधिकांशतः जोर दिया है कि देश में खिलौना बनाने के ऊपर छोटे छोटे जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रीज, वो उस पर खर्च करेंगे। और इसीलिए यहां इसने जो लोन देने की क्षमता है इस पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ा करके 10 से 20 लाख कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि अब खिलौना क्यों बना रहा है, तो यहां खिलौना प्रोडक्शन के एक हब बना रहा है चाइना को मात देने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए, चाइना का खिलौना पूरे विश्व में बिकता है क्योंकि सस्ते दामों पर बिकता है, अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, तो अब चाइना एक्सपोर्ट करता है खिलौने का, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने देखा कि देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के खिलौने बनाने के लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आर्टिसंस हैं, लेकिन उनके पास पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है। सरकार ने उसकी व्यवस्था कर दी। उनकी जो क्रेडिट की लोन की आवश्यकता है वो उसने पूरा कर दिया, और एक ही नहीं कई तरीकों से पूरा किया जिससे उनको पैसे की कमी ना हो और वो अपने खिलौने को इतने बेहतरीन ढंग से बना सकें ताकि वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन करने पे हम अच्छे से दाम को प्राप्त कर सकें, विश्व में बेच करके सेल करके। इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोजगार की भी संभावना है, इसमें बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलेगा, एकदम स्पष्ट बात है। अभी रोजगार की बात मैंने कहा, जितनी भी बातें हैं, देखिए आप एक बिल्कुल हम सभी लोग इस समय बहुत ही समझदार हो चुके हैं पहले की तुलना में। अब स्पष्ट एक बात देखिए, बार बार हम लोग रोजगार की बातें करते हैं, सरकार रोजगार बढ़ाना चाहती है। अब देखिए, अगर रोजगार में तो हम लोग वास्तव में परंपरागत रूप में जानते हैं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहते हैं। अरे भाई, अगर सरकारी नौकरी की हम बात करें तो इस समय केवल 3 करोड़ की बात है, 3 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में, और बाकी लोग कहां जाएंगे। इसलिए बेहतर क्या होगा कि हम खुद रोजगार पैदा करें, बजाय रोजगार मांगने का हम खुद पैदा करें। आप खुद देखिए कि आजकल छोटे छोटे, मान लीजिए एक चाय की दुकान, एमबी चाय वाला, है ना, आई चाय वाला, पता नहीं क्या क्या, ये सब नाम दे दिया गया है। इसका मतलब क्या कि छोटा छोटा स्टार्टअप शुरू करके आप अधिक लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो सिर्फ सैलरी क्यों प्राप्त करेंगे आप मेहनत करके सैलरी से अधिक प्राप्त करिए। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर ज्यादा जोर दिया है कि स्टार्टअप के लिए भी उसने अमाउंट बढ़ा दिया है, 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का कर्ज देना शुरू कर दिया है। यानी आपके दिमाग में अगर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमी है, गवर्नमेंट आपको लोन देगी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आराम से अपना काम शुरू करिए, आप खुद मालिक बनिए, और जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक कमाएंगे। केवल सैलरी पर क्यों बात करते हैं। इसलिए सरकार ने यहां भी ध्यान दिया है। तीसरा जो बजट का इंजन है वो है इन्वेस्टमेंट। कई बार हम लोगों ने इस पर बात की है। इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या कि अगर जीडीपी बढ़ाना है, जैसे इस बार गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम जीडीपी 8% तक ले जाएंगे, तो जीडीपी मतलब कि हमारे यहां गुड्स और सर्विसेज की मात्रा पहले से बढ़ जाए। ये कब बढ़ेगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
तो भाई इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता है कहां से बढ़ेगा? यानी आप मशीन खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, इंप्लीमेंट्स खरीदेंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, उसके थ्रू आप जो है गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये तब बढ़ेगा जब आपके पास पैसा होगा, मतलब सेविंग होगा। जब आपके पास सेविंग होगा तब बढ़ेगा। सेविंग अगर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे? तो कर्ज लेके करेंगे। तो गवर्नमेंट कर्ज भी दे रही है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इन्वेस्ट दूसरी बात, कर्ज के साथ साथ अब मान लीजिए आप कह सकते हैं कि मेरे पास तो अब जितना पैसा इनकम मनी मेरा होता है उसके हिसाब से पूरा खर्च आवश्यकताओं पर ही हो जाता है। अब हम बताइए कहां से बचत करें? आप कह सकते हैं, लेकिन स्पष्ट बात है इस बार बजट में गवर्नमेंट ने आपका हेल्प किया है इनकम टैक्स में छूट दे करके। यानी 12 लाख रुपए तक अगर आप आय प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी करके चाहे किसी काम से, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो पहले अगर 12 लाख पर 80,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ता तो 80,000 बचा, वो आपकी सेविंग हुई। अब उस सेविंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या कि उसका यूज करके किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का किसी काम में लगा सकते हैं, जिससे कि और पैसा बन सकता है आपका। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। चौथा इंजन है एक्सपोर्ट। अब देखिए एक्सपोर्ट से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है देश का बढ़ेगा। अब एक्सपोर्ट के लिए मतलब बाहर आपको बेचना है। अब देखिए इस बार क्या बढ़िया ढंग से गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी के साथ बेहतरीन काम किया है एक्सपोर्ट के रूप में। अब एक्सपोर्ट का मतलब बाहर सेल करना। अरे भाई किसी को आप सेल करेंगे वो लेगा तब ना, खरीदेगा तब ना, और तब खरीदेगा वो जब वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में ये देखेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उनसे बेहतरीन है, उनसे सस्ता है। इसीलिए सरकार ने इसी एमएसएमई यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज में, एंटरप्राइजेस में ज्यादा जोर दे करके और इन प्रोडक्शन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों इस लेवल तक बढ़ाने की कोशिश किया है कि बाहर के देशों में हम कंपटीशन कर सकें, बाहर के देशों में हम सेल कर सकें। इस ढंग से हमारा एक्सपोर्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इसके थ्रू हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। ये 4 इंजन पर विशेष जोर दिया इस बजट में सरकार ने। और जानते हैं इसके थ्रू निश्चित तौर से सबसे बड़ा हेल्प क्या होगा? सबसे बड़ा आपका हेल्प होगा कि इसके थ्रू जो सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, इस इन्वेस्टमेंट में किसका किसका ज्यादा फायदा होगा? पीपल, लोगों का फायदा होगा, अर्थव्यवस्था का फायदा होगा, और सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा आपका इनोवेशन स्पीड। इनोवेशन स्पीड मतलब क्या है? हमारे और आपकी सोच पे बदलाव आएगा। हम कुंठित नहीं रहेंगे, हम नेगेटिव नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। लोगों का फायदा क्या होगा कि भाई पहले से अगर लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाए, आर्थिक उनकी जी आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो जाए, तो निश्चित तौर से लोगों का जो विचार है वो भी बदल जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी उनके अंदर नेगेटिविटी जो पहले थी या अस्थिरता था या डर था बेरोजगारी का, वो सब नहीं रहेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में लोग बेरोजगारी के डर से डरते नहीं, वो जानते ही नहीं अधिकांशतः की बेरोजगारी क्या होता है। तो इस ढंग से हमारा अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे लोगों का फायदा होगा। इकोनॉमी का क्या फायदा होगा? स्पष्ट है कि अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है ना, जो पैरामीटर है, यानी एक ढंग से कह सकते हैं कि हमारा देश आर्थिक रूप से बढ़िया है कि नहीं, उसको मेजरमेंट करने का सबसे जो बढ़िया यूनिट होता है वो जीडीपी होता है। ठीक है ना? कैसे? जैसे बुखार नापना है तो बुखार नापने के लिए आपको थर्मामीटर का हेल्प लेना पड़ता है, वो बताता है, वैसे ही जीडीपी बताएगा। तो ये फायदा होगा। और ये दोनों में वृद्धि हुई है ना, हमारा रहन सहन बढ़ा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, तो हमारा विचार भी क्या होगा? बदल जाएगा, हमारा विचार सकारात्मक हो जाएगा। इसलिए यहां तक आने के लिए सरकार ने निश्चित तौर से कुछ सुधार किया है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म कहते हैं, और ये ईंधन के रूप में काम करेगा।
जानते हैं? अब मान लीजिए कि आपके यहाँ कैपिटल की कमी है, मतलब पूंजी की कमी है, जैसे कि आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत विचार है, बहुत आइडिया, आप काम नहीं कर पाएंगे। भाई पूंजी कहां से आएगी? देखिए, मान लीजिए कि बाहर के देशों में पूंजी बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि आपके देश में आकर के फैक्ट्री लगाएं और उस फैक्ट्री के माध्यम से गुड्स का प्रोडक्शन करें ताकि उनको प्रॉफिट हो। अगर वो लेके यहाँ फैक्ट्री आते हैं, यहाँ उत्पादन करते हैं, तो पहले तो गुड्स भी आपके यहाँ मिलेगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ जब आएंगे, कब आएंगे? जब आपके यहाँ रोड अच्छा हो, आपके यहाँ बिजली अच्छा हो, ठीक है, तो अब या आपके यहाँ वाटर की व्यवस्था बढ़िया हो, ठीक है। तो इसके लिए इस बार गवर्नमेंट ने एक बढ़िया काम किया है, ठीक है। वो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है, का प्रोविजन किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेहतरीन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होगा तो निश्चित तौर से ऐसे कंडीशन में यही फ्यूल के रूप में काम करेगा। और फ्यूल के रूप में काम करेगा तो उस पर किन किन बातों पर ध्यान दिया? अब उसने जैसे टैक्स के ऊपर सुधार किया, और मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा आपसे कि अभी टैक्स के ऊपर डिटेल बात करने के लिए, क्योंकि अभी जो आपने न्यूज में सुने होंगे, कहीं देखे होंगे, तो बहुत लोगों के मन में कई बातें हैं, कई जिज्ञासाएं हैं कि वास्तव में अगर कह रहा है कि 12 लाख पर तक टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, 12 लाख के बाद देना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा, टैक्स स्लेब दिखा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये भी आपकी उत्सुकता बिल्कुल इसका सही ढंग से आपको जवाब मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट अभी इसके बाद आएंगे और टैक्स के विषय में आपसे विधिवत बात करेंगे, समझाएंगे। तो टैक्स में भी रिफॉर्म हुआ है, अच्छा खासा रिफॉर्म हुआ है भाई। और जानते इस बार टैक्स में क्या हुआ? मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अगर आप डाटा देखेंगे ना, तो इंडिया में इस समय लगभग 31%, 31% लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, और मिडिल क्लास लोगों का इनकम तुरंत बढ़ेगा इनकम टैक्स में डिडक्शन करने के बाद। इस तरह से टैक्स में काफी रिफॉर्म हुआ है, और रिफॉर्म होने की वजह से बचत लोगों की बढ़ेगी, और बचत बढ़ने के बाद क्या होगा अभी मैंने आपको बताया है कि इससे उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि पहली बार ये सब रिफॉर्म हुआ है, इसमें चुन चुन करके कुछ ऐसे पॉइंट को रखा गया है ना जो पहले वंचित था, अब सरकार ने उसको उठा लिया है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसने और जोर दिया है ना। याद होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तब बना था जिस समय किसी भी तरह से अदर जितने भी सोर्सेज हो, फार्मर इनफार्मर, उनका हेल्प नहीं कर पाए, कि इसका गरीबों का। तो लोगों ने इकट्ठा होकर के, विशेष रूप से महिलाओं ने इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बनाई, अपनी छोटी छोटी बचत का हेल्प लेकर के, और बड़ा बड़ा काम की, जैसे लिज्जत पापड़ बनता है ना आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इस सेक्टर में भी उनको अच्छे खासा लोन और अच्छा खासा उनको सहायता दे करके उनका अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाने में हेल्प करने के लिए पैसा खर्च की है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आपका आएगा। दूसरा है पावर सेक्टर रिफॉर्म। अब देखिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म में, ठीक है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, अरे बहुत से ऐसे सोर्स बने जिससे कि बिजली का उत्पादन हो, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि तमाम सोर्स का तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोर्स है जिसका इस्तेमाल हम गलत दिशा में कर रहे हैं, निगेटिव दिशा में पूरा वर्ल्ड जा रहा है ना। और यहां पर हम आपको बता दें कि इस सरकार ने, हमें लगता है कि सबको एक दिशा दिखाने का काम किया है। क्या? एटॉमिक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट, लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रोविजन किया है। किस पर? पावर जनरेशन पे। अब इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलेगी। तमाम विध्वंस हथियार वगैरह बना करके एक दूसरे को नष्ट करने की बजाय यहां ईंधन के रूप में काम किया जाएगा। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट रिफॉर्म। अर्बन डेवलपमेंट रिफॉर्म, अब देखिए, इसमें एक बात तो आप अच्छे से जानते हैं ना कि अब गांव में शहर में बहुत का अंतर नहीं रह गया है, हर सुविधाएं गांव में पहुंच गई हैं जो शहर में है। इसीलिए शहर में भी ऐसे और चीजें जो वेस्टेज के रूप में पड़ा हुआ है उसमें सुधार करके, और वहां पर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे छोटे छोटे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में अधिकांशतः ऐसी जगह जहां पर लोग जाते नहीं थे। क्यों भाई? अरे क्या जाएंगे पत्थर देखने, है ना, क्या जाएंगे बगीचा देखने। लेकिन इस समय यहाँ की जो कई हजार साल पुराने हेरिटेज हैं उनको डेवलप करके और टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन प्लेस बना दिया गया है। उसी टूरिज्म का डेवलप करने को आप देखिए, वहां पर अगल बगल चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान वगैरह वगैरह, बुक्स वगैरह की दुकान, सब कहां से हुआ? तो उस प्लेस का जब विकास हुआ, जैसे बुद्ध टूरिज्म पे, राइट नाउ इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया है और जिसकी वजह से जितने भी बौद्ध ही नहीं, विश्व के अधिकांशतः कुछ देश ऐसे हैं जो यहाँ पर बौद्ध रिलीजन बहुत रिच है, वहां से भी अपने देश में भी लोग आते हैं घूमेंगे। ठीक है, तो वहां के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है पूरा करने के लिए निश्चित तौर से वहां पर कुछ चीजों का उत्पादन करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो चाय नाश्ता पानी तो बनेगा ना, उनको रोजगार मिला वहां पर। इसलिए इस स्तर पर अर्बन डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब ज्यादा सोचिए, पहले लोग सोचते थे कि अरे टूटा फूटा वो अवशेष बचा है, उससे क्या मतलब, उसी अवशेष को अच्छे से सजा दया करके, क्योंकि उसका तो इतिहास है भाई ना कि 5000 पहले ऐसा बना हुआ था। अब बेकार नहीं है, अब वहां पर निश्चित तौर से लोग आएंगे, टूरिज्म का विकास होगा। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। जैसे मान लीजिए बनारस का, अब देखिए इसमें बनारस में इतनी भीड़ हो रही है। अब बनारस में अब जो रास्ता है, सड़क है, बहुत सकरा हुआ तो रोपवे बन गया है। अब यहाँ पर तमाम तरह के रोजगार बढ़ रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। इसी तरह से माइनिंग सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म, यानी ये सभी आपको एक ईंधन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और हम विकसित देश की तरफ चल पड़ेंगे। मैं एक कोशिश किया कि इस बजट में विशेष रूप से किन किन बातों पर जोर दिया गया, और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आप लोगों को कि हर साल बजट आता है और इसमें अगर आप देखते जाएंगे तो आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा कि वास्तव में विकसित देश बनाने के प्रति सरकार की जो एक टेंडेंसी है, ट्रेंड है खर्च करने का, वो क्या है, सही जा रहा है कि नहीं। इस माध्यम से मैंने जो आपको सूचना दिया आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बाकी के डाटा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान देगा हो जाएगा। हाँ, फिर से मैं एक बात कहूं, अभी इस क्लास में हमारे टैक्स के एक्सपर्ट आएंगे और आपके हर क्वेरीज को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, यूनियन बजट 2025-26 के लिए। और किसी भी बजट से एक आम जनता को जो सबसे ज्यादा अपेक्षा होती है वो टैक्स की। और इस बार के बजट में आपने देखा कि बहुत बड़ा अंतर टैक्स स्लैब में दिया गया। जो लिमिट 3 लाख की थी उसको 4 लाख, और जो एग्जाम्पशन लिमिट 7 लाख की थी उसको बढ़ा के 12 लाख तक किया गया। थोड़ा सा समझते हैं टैक्स से हमको आपको क्या फायदा मिलता है। तो पिछले साल के टैक्स स्लैब को पहले हम कंपेयर करते हैं, जो असेसमेंट ईयर 2025-2026 के लिए है। मतलब इस साल की इनकम 24-25 की इनकम पे जो टैक्स आपको देना है अभी, वो है 3 लाख तक की इनकम पे नील, 3 लाख से 7 लाख की इनकम पे 5%, 7 लाख से 10 लाख की इनकम पे 10%, 10 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15%, 12 लाख से 15 लाख की इनकम पे 20%, और 15 लाख से ऊपर जब हम जाएंगे तो आपकी इनकम का 30% टैक्स में चला जाएगा। यहां पे गवर्नमेंट हमको एक बेनिफिट देती है रिबेट का, अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत, और ये रिबेट है 25,000 रुपीज तक का। कहां तक की इनकम पे? 7 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा अप टू ₹25,000। मतलब 7 लाख की इनकम तक आप पे जो टैक्स बन रहा है उस पे रिबेट मिल जाएगा आपको, लेकिन 7 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स देना है। अब आते हैं जो आज यूनियन बजट में आया आपके सामने, टैक्स स्लैब अगले साल के लिए, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। मतलब
25-26 की इनकम के लिए। उसमें क्या है, उसमें कहा गया कि 4 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पे आपको केवल 5% देना है। 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे केवल 10% देना है। 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको 15%। 16 लाख से 20 लाख बढ़ते जाएंगे तो 5-5% बढ़ता जा रहा है, 20%। 20 से 24 लाख की इनकम पे 25% और 24 लाख से ऊपर जाएंगे 30%। यहां पे क्या था, 15 लाख की इनकम से ऊपर 30%, यहां पे 24 लाख की इनकम। सबसे अच्छी बात है कि यहां पे जो एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है, बेनिफिट दिया गया है, वो 12 लाख तक की इनकम पे दिया गया है। 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको वो रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट आएगा? 60,000 रुपए तक का। मतलब 12 लाख तक की जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उस पे आपको 60,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ऊपर चलेंगे तो टैक्स बनेगा और आपको देना होगा। इस रिफॉर्म में, ये टैक्स रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 मेजर रिफॉर्म्स हैं उनमें से एक टैक्स रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म का बेनिफिट लगभग 87% टैक्स पेयर्स को मिलेगा। एक आंकड़े के अकॉर्डिंग लगभग 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, जिनमें से 6.5 करोड़ लगभग किस कैटेगरी में आते हैं? 12 लाख तक की इनकम में आते हैं। और अराउंड 87% टैक्स पेयर्स को ये बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। अब इस सिस्टम को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। यहां पे 2 केसेस हैं, केस ए और केस बी। केस ए में टैक्सेबल इनकम 12 लाख है। यहां पे एक छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है कि टैक्सेबल इनकम क्या है। टैक्सेबल इनकम मतलब 5 हेड की इनकम्स का टोटल करेंगे तब टैक्सेबल इनकम आएगी। वो 5 हेड क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहां पे एक बात और आप देखेंगे कि बजट में बार बार कहा जा रहा है कि सैलरीड पर्संस की इनकम 12,75,000 तक एग्जेम्प्टेड है। क्यों भाई ऐसा? मान लेते हैं कि आपकी इनकम केवल और केवल सैलरी हेड से है और आप 12,75,000 साल का कमा रहे हैं, तो उसमें आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो 12,75,000 माइनस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गया। तो आपकी टैक्सेबल इनकम फिर कितनी हो गई? 12 लाख। यहां पे जो क्लॉज दिया गया है वो टैक्सेबल इनकम के लिए ही है। तो सैलरीड इंप्लॉइज के लिए बस ये बेनिफिट है कि उनको 75,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में। मिला के पांचों हेड की इनकम 12 लाख होनी, 12 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। कैसे? अभी हम लोग देखेंगे। तो 5 हेड है क्या? वो 5 हेड हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का मतलब जो इन 4 हेड की इनकम में नहीं आता वही अदर सोर्सेज में आता है। तो इन 5 हेड की इनकम को मिला के जो इनकम होगी डिडक्शंस के बाद, वही टैक्सेबल इनकम है, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या एनी अदर डिडक्शन हो, 80C से 80 हो। फिलहाल इस टैक्स रिजीम में जो डिडक्शंस हैं उनकी कोई जगह नहीं है। तो जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वही आपकी टैक्सेबल इनकम भी होगी। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए की है तो टैक्स देखते हैं। तो पहले 4 लाख पे निल, 4 लाख तक एग्जेम्प्टेड है।
अगले 4 लाख पे, मतलब 4 से 8 लाख की इनकम पे 20,000, किस रेट से? 5% के रेट से। तो 4 लाख का 5% 20,000 हो गया। फिर कितना बचा आपके पास? 4 लाख फिर बचा। तो 4 लाख पे फिर हम निकालेंगे किस रेट से? 10% के रेट से। तो 4 लाख का 10% 40,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया आपका? 60,000। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि 87A के अंतर्गत आपको रिबेट दिया जाएगा, मैक्सिमम ₹60,000 का। तो 60,000 का रिबेट मिल गया और अब आपको जो टैक्स देना है वो है 0, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कब? अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तब। ये हो गया केस ए। आते हैं दूसरे एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल है जब आपकी टैक्सेबल इनकम 12,10,000 रुपए की है। 12,10,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम है। फिर से कैलकुलेशन करते हैं। 4 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील। अगले 4 लाख पे, जो कि मिला के 8 लाख हो गया, तो अगले 4 लाख पे आपको 5%, 4 लाख का 5% हो गया 20,000। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर 4 लाख का है इनकम, तो 8 से 12 लाख की इनकम पे 10% के रेट से 40,000 हो गया। 12,10,000 में से 12 लाख निकल गया, बचा कितना? 10,000। और ये 10,000 किस में आ रहा है? 12 लाख से 16 लाख की इनकम में आ रहा है, जिसका रेट है 15%। तो 10,000 का 15% आपने निकाला 1,500। तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है 61,500 की। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है, टैक्स रिबेट देखिए क्या हो गया? नील हो गया, मतलब आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख 1 रुपए भी है तो आपको 12 लाख 1 रुपए पे टैक्स देना होगा। जो टैक्स रिलीफ, सॉरी, टैक्स रिबेट का बेनिफिट है, ये 12 लाख तक की आय वालों के लिए ही है। टैक्सेबल इनकम, ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक की आपकी है तो आपको रिबेट मिलेगा। उसके ऊपर गए तो टैक्स देना ही है। जैसे यहां पे कोई रिबेट नहीं है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी हो गई 61,500। और आपको पता है कि जो आपकी टैक्स होती है, टैक्स आता है उस पे आपको सेस देना पड़ता है 4% के रेट से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये हो गया 2460। टोटल टैक्स पेबल आपका होगा 63,960 रुपीज। तो ये था एक तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन, जो आपको समझने में मदद करेगा कि किस तरीके से आपकी इनकम कहां से कहां जा रही है तो आपको कितना टैक्स देना है। तो आशा करते हैं कि ये जो कैलकुलेशन है ये आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो हम लोग एक बार फिर मिलेंगे। कब? जब इनकम टैक्स बिल आएगा अगले वीक में, जो कि बताएगा और डिटेल में कि क्या करना है। इसके अलावा ये इनकम टैक्स बिल जो इनकम टैक्स से कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझाने में मदद करेगा। तो मिलते हैं जब टैक्स बिल आएगा, इनकम टैक्स बिल, अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।